This is section C, and I have given 20 questions. 20 questions, but in your original exam, you will find question number 3, question number 4, question number 5, question number 4, question number 6. Only 4 questions you will find. Okay, and each question consists of 5 marks. But I have given you 20 questions. Inshallah, when you will prepare, you will get full exam from here. How to attempt section C for full marks? Number 1. Start with the direct answer decision before explanation. Write at least 5 strong points for every 5 marks question. क्योंकि ये 5 marks का question है, तो आपको at least 5 strong point आपने लाजमी लिखने हैं ताकि आप 5 marks get कर सके. Use keywords from the question such as. आपने keywords use करने हैं. ये keywords depend करते हैं according to the nature of the question. कि question किस तरह का है. Like feasibility, validation, reliability, scalability, encryption, or topology like that. For programs include function definition. अगर function से रिलेटेड प्रोग्राम आएगा तो आपने उसके फंक्शंस को डिफाइन करना होगा, उसकी इनपुट लिखना होगी, उसकी प्रोसेसिंग आपने वहां पे सारी की सारी आपने शो करवानी होगी और आउटपुट आपने दिखानी होगी. एंड करेक्ट इंडेंटेशन. फॉर कंपैरिजन क्वेश्चन यूज अ टेबल विद क्लियर हेडिंग्स. और जिसमें वो कंपैरिजन कहेगा आपको चाहिए कि वो क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में अटेम्प्ट करे. एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू क्या? मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट कॉन्सेप्ट, स्टेप्स, कीवर्ड्स, एग्जाम्पल एंड फाइनल कंक्लूजन के मार्क्स. ये चीजें होंगी तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा. सेशन नंबर 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें बुलियन लॉजिक, सर्चिंग एंड पाइथन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. Question number 1. Simplify the Boolean function using K-map and draw the logic circuit. आपने ये Boolean function दिया गया है, आपने इसको K-map के थ्रू सॉल्व करना है और जो सॉल्व किया हुआ आंसर होगा उसका आपने Boolean सर्किट, लॉजिक सर्किट आपने ड्रा करना है. जी, ये आपके पास Boolean फंक्शन दिया गया है और आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज हुए हैं. ए बी सी 3 वेरिएबल यूज हुए थे. 2 रेज पावर 3 का मतलब कि 8 कॉम्बिनेशंस का आपने के मैप ड्रा करना है. तो ये मैं मास्टर टेबल ड्रा करने लगा हूं, ठीक है, जिसमें मैं कितने वेरिएबल लेता हूं, 3 वेरिएबल का 8 इसमें बॉक्सेस मैंने ड्रा करने हैं 8 कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये 8 आ गए और यहाँ पे मैं लिखता हूं. तो लिखते वक्त आपने 0 लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है 1 लिखना है. इधर आपने ग्रे कोड में लिखना है, इसके पहले 00 का कोड लिखना, फिर आपने 1 का कोड लिखना है, फिर आपने 3 का कोड लिखना है, फिर आपने 2 का कोड लिखना है, ठीक है. तो अब देखिए, रो में मैं 0 लिया, कॉलम में क्या बन गया, कॉलम में 00 था, रो का 00 लिख दिया. चलो मैं रो का पहले लिख देता हूँ. रो का पहले मैंने 0 लिख दिया. अब मैं कॉलम को लिखने लगा हूँ. कॉलम 01 आ जाएगा, यहाँ पे कॉलम 11 आएगा, यहाँ पे कॉलम 10 आ जाएगा, ठीक है. अब मैं इस वाली रो को लिख लेता हूं. मैंने 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा. अब फिर मैं कॉलम का जो हेडर ना वो लिख लेता हूं, ठीक है. हेडर इसका 00 था, इसका 01 था, इसका 11 था और इसका 110 था. ये मैंने मास्टर टेबल बना लिया. मास्टर टेबल को देखते हुए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ABC लिख लेनी है सब टेबल के ऊपर, ठीक है. जितने भी इसके है ना सेल्स, सब सेल्स पे मैं क्या कर लेता हूँ, ABC लिखनी मैंने, ठीक है. ABC लिख के यहाँ पे वो 0 होगा, वहां पे मैंने डैश डाल दूंगा. ABC ये दूसरा स्टेप है. BC. अब देखिए इस वाले सेल में देखे जाए तो देखिए 00 पड़ा हुआ सब में, तो सब के ऊपर मैं डैश लगा दूंगा. नेक्स्ट सेल में पहली 2 वैल्यू, पहले 2 0 है, बाकी 1 है,
तो यानी कि पहले दो वैल्यू पे मैं प्राइम लगा दूंगा, डैश लगा दूंगा, ठीक है। तीसरे पे मैं सिर्फ ए के ऊपर डैश लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो पड़ा हुआ है। और इस वाले पे सेल पे जो लास्ट वाला है, इसमें कहां पे जीरो पड़ा हुआ, पहला और लास्ट पे जीरो आ गया, ठीक है। ए के ऊपर मैंने जीरो डाल दिया और सी के ऊपर मैंने जीरो डाल दिया, सॉरी डैश डाल दिया, प्राइम लगा दिया। इसके बाद बी के ऊपर और सी के ऊपर, इसके बाद बी के ऊपर सिर्फ, और यहाँ पे सी के ऊपर है। अब इसको देखते मैंने देखना है कि मेरे क्वेश्चन में कहां कहां पे वो लोकेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे क्वेश्चन में कहां पे ये नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला देखिए, ए के ऊपर प्राइम था, बी के ऊपर प्राइम है और सी है। ए के ऊपर प्राइम, बी के ऊपर प्राइम, तो वो इस वाली लोकेशन पे आ रहे हैं, इस वाली जगह पे, इस वाली लोकेशन पे। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, वन लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया। अब दूसरा लिखने जा रहा हूं, उसमें ए प्राइम बी और सी है। ए प्राइम बी और सी इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इस जगह पे वन डाल दिया, ये भी लिखा गया। अब तीसरा है, इसमें ए बी प्राइम सी है, ए बी प्राइम सी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, देखो, ठीक है। तो मैंने वन इधर लगा दिया, ठीक है। ये तीसरी वैल्यू भी लिखी। चौथी वैल्यू ए बी सी इस जगह पे लाई कर रही है, ये इस जगह पे लाई कर रही है, तो यहां पे वन आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप बनाना है। तो मैक्सिमम 4 का, तो मैं 4 का ये ग्रुप बना लेता हूं, ये मैंने 4 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इसमें कॉमन कौन सा है, अगर मैं इन वैल्यू को लिख लेता हूं, मैं पहली वैल्यू मेरे पास थी, या इसको मैं लिखने लगा हूं, ए प्राइम था, बी प्राइम और सी था। दूसरी वैल्यू इसको लिखने लगा हूं मैं, दूसरी वैल्यू मेरे पास ए प्राइम था, बी सी आ गया। तीसरी वैल्यू ये मैं लिखने लगा हूं, ए बी प्राइम सी था। चौथी वैल्यू मैं ये लिखने लगा हूं, यहां पे ए बी सी। अब देखिए सब में कॉमन कौन सा है, सब में कॉमन सिर्फ सी आ रहा है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, एफ इक्वल टू सी, ठीक है। एफ इक्वल टू सी, ये इसका सोल्यूशन आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक लॉजिक वायर, एक डायरेक्ट वायर यूज करेंगे जो सी और एफ जो सी से एफ प्रोड्यूस करेगी, और इसमें कोई लॉजिक गेट यूज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर सी की वैल्यू 0 होगी तो एफ की वैल्यू भी 0 होगी, अगर सी की वैल्यू 1 होगी तो एफ की वैल्यू भी क्या होगी, 1 हो जाएगी। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, तो एफ की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसका अल्टरनेट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर एफ इक्वल टू ए बी ब्रैकेट क्लोज सी प्राइम प्लस ए बी, also determine for which input combination the output becomes 1. F equal to A plus B, ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके दरमियान और गेट लगाएंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, और जो इसका आंसर आएगा और इनका आंसर आएगा सबका, वो हम क्या कर देंगे, उसमें प्लस लगा देंगे, और गेट। ये मेरे पास तीन गेट है, ए, तीन इनपुट है, ए बी सी। ये इनपुट ए आ गई, इनपुट बी, इनपुट सी आ गया। पहले मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी। मैं कहता हूं ये देखें, और गेट में लगा दिया, किस इनपुट में क्या आ रहा है, ए और बी, ये आपके पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्लस बी। अब आपने एंड गेट यूज करते हुए सी लगाना है, एंड गेट यूज करते हुए,
यहां पे मैं एंड गेट लगा दिया। एंड गेट की इनपुट क्या है, सी नॉट होगी और जो इसकी आउटपुट आई थी। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास आउटपुट आ गई है ए प्लस बी डॉट सी प्राइम। अब मुझे क्या करना है, ए और बी का पहले एंड लगाना है, फिर मुझे सम अप करना है। ए और बी को मैंने एंड लगाना है, ए और बी का। ये देखिए मैं यहां पे करता हूं ए और बी के लिए, चले मैं यहां पे लगाता हूं, एंड मैंने लगा लिया ए और बी का। ये देखिए बी का मैं अटैच करता हूं, इसको यहां से ले लेता हूं, ये बी आ गया और ए के लिए ये आ गया। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए और बी, ए एंड बी। अब मुझे इनका प्लस करना है। किसका प्लस करना है, जो इसकी आउटपुट आई थी, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट जो ए और बी थी। ये मेरे पास क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक हो गया, और गेट के साथ। ये और गेट था, ये एंड गेट था, लाइक दैट। क्लियर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आउटपुट एफ इक्वल टू 1 फॉर इनपुट कॉम्बिनेशन। अगर आप ये इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे, ये इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, देयरफॉर द आउटपुट इज 0 फॉर ओनली दिस। अगर ये कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज apply the binary search algorithm step by step to find 42 in the sorted list। इसमें मैंने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। अब देखिए इंडेक्स नंबर इसमें आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें लो इस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है और हाई इस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 से मैं मिड कैलकुलेट करूंगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 मिड आएगा 4 पे। फोर्थ वाले इंडेक्स को वो देखेगा, इधर मिड कैलकुलेट करेगा। वो कि देखेगा कि ये वाला एलिमेंट, मिड का एलिमेंट ग्रेटर है। जो सर्चिंग की हमारे पास क्या थी, की हमारे पास थी 42, की हमारे पास 42 है। वो चेक करेगा कि 42 इक्वल टू की मिड के एलिमेंट से, मिड के एलिमेंट में क्या पड़ा हुआ 35, तो ये नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर चेक करेगा 42 इज ग्रेटर देन 35। अगर ये ट्रू है तो वो राइट की तरफ देखेगा और लेफ्ट वाले को इग्नोर कर देगा। ठीक है, और फिर इसके लिए लेफ्ट की वैल्यू सेट करेगा कैसे, मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू 4, लेफ्ट की वैल्यू 5 पे आ गई। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये हमारा लेफ्ट आ गया और हाई अभी भी उसी जगह पे है। अब मेरे पास नई वैल्यू क्या आ गई, 5 और 8 आ गई। 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 13 डिवाइडेड बाई 2, इसका आपने फ्लोर लेना है तो क्या आएगा 6.5। तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब वो 6 इंडेक्स पे मिड को सेट करेगा। मिड इस जगह पे आ जाएगा, मिड किस जगह पे आ गया 6 पे। अब वो चेक करेगा क्या 42 इक्वल टू मिड के एलिमेंट से है, नहीं। चेक करेगा 42 इज ग्रेटर देन मिड के एलिमेंट से, नहीं। तो जाहिर है कि वो लेसर होगा। जब लेसर होगा
तो क्या करेगा, हाई की वैल्यू सेट करेगा। अब हाई की वैल्यू कहां पे आ जाएगी, मिड से -1, यानी मिड अगर 6 है तो हाई हाई इस जगह पे पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा, इस जगह पे 5 पे, और लो ऑलरेडी उस जगह पे है। ठीक है, तो अब न्यू वैल्यू, लो की वैल्यू क्या आई 5, हाई की वैल्यू भी 5 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो देखिएगा 42 इक्वल टू 5 में क्या वैल्यू पड़े 42, तो ये क्या कहेगा फाउंड, यहाँ पे की आपकी फाउंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखिए 3 आइट्रेशन में इसने की को फाउंड कर लिया, 3 आइट्रेशन में। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ऐसे काम करती है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज अप्लाई linear search to find 53 in the list, show each comparison। ये लीनियर लिस्ट है जो कि गिवन है, और अब हमने इसकी की फाइंड आउट करनी है जो कि 53 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप को स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 0 से लेके इसके लेंथ तक का, क्या इसकी लेंथ है 8 तक। ठीक है, तो मैं यहां तक लूप को आइटरेट करूंगा, तो और मैच करूंगा, ट्राई करूंगा कि की क्या किसी एलिमेंट से ये मैच करती है या नहीं। अगर ये मैच करती होगी तो वो फाउंड का मैसेज देगी, अदरवाइज वो मैसेज क्या करेगी, वो फॉल्स करेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने देखा कि 53 इक्वल टू 89 के है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा 53 इक्वल टू 50 के है, पहले वो इसको चेक करेगा 89 को, 50 को चेक करेगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। कंट्रोल आगे मूव कर जाएगा, चेक करेगा 53 इक्वल टू 36 के, तो ये भी रॉन्ग है। कंट्रोल नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट आ जाएगा 53 इक्वल टू 42, तो ये भी रॉन्ग है। कंट्रोल नेक्स्ट मूव करेगा, तो चेक करेगा 53 इक्वल टू 11, तो ये भी रॉन्ग है। कंट्रोल नेक्स्ट मूव करेगा 53 इक्वल टू 53, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू के केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ्लैग होगा जिसको हम क्या कर देंगे, फ्लैग इक्वल टू ट्रू कर देंगे या फॉल्स करवा देंगे। ठीक है, जो उसके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी लॉजिक क्या लगाई हुई है। और बाद में हम जब लूप एंड हो जाएगा हम फ्लैग को चेक करेंगे कि फ्लैग में क्या वैल्यू पड़ी होगी है। अगर फ्लैग में ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू हैज बीन फाउंड। अगर फ्लैग इक्वल टू ट्रू होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हम कहेंगे फाउंड हो चुकी है। एल्स हम क्या लिखेंगे, एल्स क्या लिखेंगे, वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, ये कब हम चेक करेंगे, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो। क्लियर, तो ये ऐसे काम करती है लिनियर सर्च। इसमें क्या करना पड़ता है, अगर लिनियर सर्च में 8 एलिमेंट्स होंगे, वर्स्ट केस में क्या करेगी कि वो सब के सब एलिमेंट्स को सर्च करेगी, या तो एलिमेंट लास्ट पे पड़ा होगा या एलिमेंट होगा ही नहीं, या की उसमें होगी ही नहीं। तो इस केस में क्या करेगा, ये वर्स्ट केस में वो n तक चलेगी। ठीक हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर 53 विद 53, वो क्या करेगा, फाउंड का मैसेज देगा। Linear search stops immediately when the required value is found. Therefore, 53 is found at position 6 or index number 5. Write both position and index if required. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में पोजीशन का पूछा गया है या इंडेक्स का पूछा गया है। ठीक है, पोजीशन एक ज्यादा होती है, इंडेक्स एक कम होता है। ठीक है, क्योंकि पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रही होती है और इंडेक्स नंबर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। Next, question number 3. Write a Python program using user-defined functions that input two numbers and separately calculates their sum, product, difference and average. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमने क्या किया, डिफाइन a, b, ऐड हमने फंक्शन का नाम ऐड रखा हुआ है और इसमें 2 पैरामीटर पास किए a और b के नाम से। ठीक है, ये
पैरामीटर्स पास किए या पैरामीटर्स की वैल्यू को रिसीव करेंगे। रिटर्न ए प्लस बी, यहां से वो क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हमने एक प्रोडक्ट फंक्शन लिखा हुआ हो, इसमें भी हमने ए और बी एज ए पैरामीटर के तौर पर पास किया हुआ है, रिटर्न करेगा ए टाइम्स बी। ठीक है, इसी तरीके से हमने डिफरेंस लिखा, फंक्शन का नाम डिफरेंस लिखा हुआ है, दो पैरामीटर्स है ए और बी, और ये भी रिटर्न क्या करेंगे, ए माइनस बी। इसके बाद एवरेज का फंक्शन लिखा हुआ हमने, ठीक है, ए और बी ये क्या करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उसका एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब के सब मैंने क्या किया हुआ, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इनको कॉल नहीं किया अभी। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कॉल करता हूं। प्रोग्राम यूजेस 4 यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये सब के सब यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हम एज ए प्रोग्रामर हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमने अपने पर्पज के लिए यूज करने होते हैं। और दूसरे कौन से फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड हुए होते हैं। ईच फंक्शन परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क, हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे कि ऐड का फंक्शन सिर्फ ऐड करके हमें वैल्यू दे रहा है, डिफरेंस का फंक्शन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर देगा, एवरेज का फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यू को ऐड करेगा और उनकी एवरेज कैलकुलेट करके उसका आंसर हमें रिटर्न करेगा। रिटर्न सेंड्स रिजल्ट बैक, इंडेंटेशन इज मेंटेन्ड। और ये क्या करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन वहां पे एक वैल्यू लेके जाएगा जहां से कॉल आई हुई होगी। ठीक है, तो ये फिर जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये वैल्यू उस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसा कि नंबर 9 पे मैंने लिखा x इक्वल टू फ्लोट, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करेंगे। सम इक्वल टू, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है, मैंने डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, दो तरीके होते हैं जब आपने फंक्शन में रिटर्न यूज किया हो। जैसा कि मैंने ये देखिए फंक्शन में रिटर्न यूज किया, जब हम रिटर्न यूज करते हैं यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो आपको वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ती है जहां जब आप कॉल कर रहे होते हैं। अगर कॉल नहीं कर रहे तो फिर अगर अगर आप स्टोर नहीं कर रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू को डिस्प्ले करना पड़ता है डायरेक्ट। जैसा कि देखिए सम इक्वल टू ऐड, मैंने क्या कर दिया, मैंने फंक्शन का नाम लिखा और उसको दो वैल्यू पास कर दी, एक्स और वाई की वैल्यू। अगर एक्स में मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, यहाँ पे 15 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 15 पास कर दी जाएंगे। ये उस फंक्शन के पास जाएंगे, वहां पे परफॉर्म करेंगे एडिशन, और वापस जो भी वैल्यू बनती होगी वो इस जगह पे डिस्प्ले कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, सम इक्वल टू आगे जो वाली वैल्यू वहां से आई हुई होगी। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक दूसरा तरीका ये था कि मैं इसको ऐसे करता, सी इक्वल टू एड, फंक्शन को कॉल करता विद एक्स एंड वाई पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो अब ये फंक्शन ने वहां पे जाना था जहां पे हमने डिफाइन करना था, और वहां से परफॉर्म करने के बाद यहाँ वहां से वैल्यू लेके आ जाना था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एडिशन लेके आना था। तो इस पूरे की जगह क्या लिखना जाना था, एडिशन। सपोज 10 + 5 25, तो ये क्या लिखा गया c इक्वल टू 25। तो फिर हमने c को डिस्प्ले कर देना था। क्लियर। इसी तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है एक्स और वाई पैरामीटर के साथ, डिफरेंस को भी कॉल किया जा रहा है एक्स और वाई के पैरामीटर के साथ, एवरेज को भी कॉल किया जा रहा है एक्स वाई के साथ। ये सब के सब फंक्शन कॉल हो रही है, वहां पे फंक्शन को कॉल करेगी, वहां पे जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, डिफाइन किया होगा, वो सारा परफॉर्म करके वापस वैल्यू लेके आएगा इधर। इनपुट वैल्यूज आर स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। Each function is called separately for the required calculation. Output is printed with meaningful labels. Examiner checks function input, process, and output. Next alternative question is, write a Python program that inputs a number and prints its multiplication table from 1 to 10 using a user-defined function and loop. आपने क्या करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है जो 1 से लेकर 10 तक किसी भी टेबल को शो करे। जैसा कि आप 5 लिखेंगे तो 5 का टेबल शो करे, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 5 आंसर शो करे,
5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, इस तरीके से आपने 10 तक मूव करना है। डिफाइन, ये डेफ मैंने कीवर्ड यूज किया। आपको पता है कि जब भी आपने फंक्शन डिफाइन करना है तो आपने डेफ कीवर्ड यूज करना है, और ये फंक्शन का नाम होता है जो कि स्पेस के बगैर लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपने टेबल नंबर भी लिखना हो तो टेबल और साथ ही एनओ लिखेंगे, या अंडरस्कोर के साथ एनओ लिख सकते हैं, यानी कि आपने दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं देना जो कि फंक्शन का नाम लिखते वक्त। ठीक है, ये एन पैरामीटर मैंने पास कर दिया। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके मैंने 11 तक मूव किया। आपको पता है कि 11 मैंने इसलिए लिखा कि लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, मींस कि ये 1 से लेके 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक डिस्प्ले करेगा। इसके बाद प्रिंट, ये इंडेंटेशन मैंने यूज की है। आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर जो भी बॉडी लिखी जाती है वो इंडेंटेशन के साथ लिखी जाती है। एन कॉमा एन क्या शो करेगा, अगर मैंने टेबल लिखना होगा 5 का तो एन या एन की जगह 5 लिखा जाएगा। ये एक्स सिंबल या मल्टीप्लिकेशन सिंबल शो करने के लिए यूज किया जाएगा। आई की जगह वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैं 1 लिखा, इक्वल एज इट इज शो करेगा। एन टाइम्स आई, एन की वैल्यू 5 थी, आई की वैल्यू 1 थी, तो 5 लिखा जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन कितने बार रिपीट, ये लूप कितने बार रिपीट होगा, ये लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 सो ऑन 10 तक मूव करेगा, और लास्ट में वो क्या डिस्प्ले करेगा, 5 10s are 50। इस तरीके से 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। ये इस तरीके से टेबल शो करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेगा तो ये तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहां तक आपका फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 3 तक। आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा लाइन नंबर 4 से। लाइन नंबर 4 से आप जब रन करेंगे वो आपको कहेगा एंटर द नंबर, और नंबर किस फॉर्म में लेगा, इंटीजर फॉर्म में लेगा। ठीक है, नंबर आपने एंटर किया 5, तो आपने टेबल, ये फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या था, टेबल, आपने टेबल लिखा। नम आपने क्या लिखा यहाँ पे 5, तो ये नम की वैल्यू रिसीव करेगा एन, एन के पास चला जाएगा, जो भी आप लिखा होगा। यहाँ पे नम होगा और यहाँ पे एन होगा, ये दोनों सेम भी नेम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बाद वक्त हम दो पैरामीटर भी पास करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ ए कॉमा बी, तो ए की वैल्यू सपोज ऐसे वेरिएबल के ऐसे पैरामीटर के पास जाएगी जो कि पहले लिखा होगा। सपोज आप एक्स भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, और बी की वैल्यू दूसरे पैरामीटर के पास जाएगी जो आपने सेकंड प्लेस पे लिखा होगा। ठीक है, यानी 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। इसमें एक पैरामीटर आपने पास किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर रिसीव करेगा, सेकंड पैरामीटर, सेकंड जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू सेकंड पैरामीटर रिसीव करेगा। Function table n receives number as a parameter. The for loop runs from 1 to 10. Line number 3 print each multiplication result. Line 5 calls the function after input. Examiner tip, use correct indentation, range 1 to 11, stops at 10. ठीक है, आपने जब लिखना है तो आपने इसको 11 लिखना है। अगर उसने लिखा होगा 1 से लेकर 10 तक तो आपने 11 लिखना है, ये आपने गलती नहीं करनी। अगर गलती करेंगे तो एग्जामिनर के पास चांस होगा कि वो आपके मार्क्स काटेगा। Question number 4. Write a Python program that input a list and separately count even numbers. Even numbers को काउंट करें, odd numbers को काउंट करें, and prime numbers को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने क्या डिफाइन, हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। डेफ आपको पता है कि कीवर्ड यूज करते हैं, इज प्राइम, ये देखिए इज और प्राइम के दरमियान मैंने गैप नहीं दिया बल्कि अंडरस्कोर लिखा हुआ है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इज प्राइम एन, एन एज ए मैंने पैरामीटर पास किया। इफ एन लेस देन 2, अगर एन की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो ये क्या करेगा, यहां से वापस चला जाएगा और क्या रिटर्न लेके जाएगा, ये अपने साथ फॉल्स लेके जाएगा। ठीक है, और याद रखें कि अब मैं इस फंक्शन से क्या रिटर्न करवा रहा हूं, फॉल्स या ट्रू, यानी कि बाइनरी वैल्यू। और जो फंक्शन इसको रिसीव करेगा तो उसके पास भी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिर्फ फॉल्स और ट्रू को ही स्टोर कर सके। क्लियर। फॉर आई इन रेंज 2 से लेके आपने n तक मूव करना है, क्योंकि प्राइम नंबर अगर 2 से लेस होगा तो फिर हम फॉल्स कर देंगे,
2 से लेके n तक हमने मूव करने हैं और देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। यानी कि हमने काउंट करने इसमें इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं और इसके प्राइम नंबर। इफ n क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा i से, मींस i कहां से स्टार्ट होगा, i 2 से लेकर उस नंबर तक डिवाइड करेगा। अगर तो वो 0 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न ट्रू करेगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल चलते चलते मैंने n में लिखा हुआ सपोज 21 लिखा, तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये मैंने लूप लगाया और 2 से लेके 20 तक, यानी मैं 2 से लेके 20 तक लूप लगाऊंगा और लूप में चेक करता जा रहा हूं 21 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 आता है, तो ये तो नहीं आता, ठीक है, ये रिमाइंडर की बात हो रही है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं 21 रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0, तो ये देखिए 0 आ जाता है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न ये फॉल्स कर देगा, वो देखेगा 21 प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है, 21 प्राइम नंबर है ही नहीं इसमें। क्लियर। तो अगर मैं लिखता हूं 29 को पहले 2 पे डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फिर 3 के साथ चेक करेगा, फिर 4 के साथ चेक करेगा, 5 के साथ चेक करेगा, 6 के साथ चलता चलता 29 को 28 तक वो चेक करेगा, ठीक है। तो अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आता तो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है। फंक्शन इज प्राइम चेक्स वेदर अ नंबर इज प्राइम, ये चेक करेगा कि नंबर प्राइम है या नहीं। अगर नंबर प्राइम होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर प्राइम नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, द लूप चेक्स डिविजिबल फ्रॉम 2 to n minus 1, the remainder becomes 0, the number is not prime, otherwise the function returns true। अब देखिए हमने क्या करना है, num इक्वल टू हमने एम्प्टी लिस्ट ले लिया, ठीक है। यहां पे इंटीजर लिया मैंने लिखा इनपुट हाउ मैनी नंबर्स आपने एंटर किए, सपोज 6, कितने नंबर एंटर किए आपने, 6, तो ये लूप मूव करेगा 0 से लेके उस नंबर तक, मीन लेसर तक, मीन 0 to 5, मीन 6 बार लूप चलेगा और ये क्या करता जाएगा, ये नम्स की जो लिस्ट है उसके लास्ट में नंबर एंटर करता जाएगा। सपोज पहला आपने नंबर एंटर किया, चले मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, इस लिस्ट का नाम क्या, नम्स, यहां पे नम्स लिखा 1 2 3 4 5, पहला नंबर आपने एंटर किया 18, दूसरा नंबर आपने एंटर किया 29, तीसरा नंबर आपने एंटर किया 47, चौथा नंबर आपने एंटर किया 49, पांचवा नंबर आपने एंटर किया 51, फिर आपने किया 59, ठीक है। ये सब के सब एंड भी होते जाएंगे, अपेंड की वजह से वो लास्ट में उसके साथ लिस्ट के एंड में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, कहेगा इवन ऑड प्राइम। अभी तक देखिए स्टार्ट में मैं यहां से स्टार्ट करने लगा हूं तो मेरे पास ना तो अभी मैं यहां पे हूं, ना तो मेरे पास इवन मिला है, ना मुझे ऑड मिला, ना प्राइम मिला, तो इसलिए मैंने सबको 0 रख दिया, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले सारे 0 है, कोई मेरे पास इवन नंबर नहीं, कोई मेरे पास ऑड नंबर नहीं और कोई मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने इन सब की वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाद में मैंने इसमें ऐड करते जाना। फॉर एक्स इन नम्स, ठीक है, वो देखेगा कि कितने नंबर इसमें है, यानी कि x पहले इधर जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के पास, फिर सेकंड एलिमेंट के पास, फिर थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स के साथ, ठीक है, क्लियर। ये क्या करेगा, वो लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको आइटरेट करेगा, 1 by 1 लेके आएगा, ठीक है। वो देखेगा कि x%2 अगर तो वो 2 पे डिविजिबल होगा, ठीक है, वो नंबर 18 को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा ना, ठीक है, बाकी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो नंबर डिविजिबल है, तो इवन में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, इवन इक्वल टू इवन प्लस 1, तो या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इवन प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसमें मैंने इवन नंबर बस ले लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, यूजर इनपुट्स आर स्टोर्ड इन लिस्ट नम, वेरिएबल इवन ऑड प्राइम स्टोर इन काउंट्स, द फॉर लूप प्रोसेस ऑल लिस्ट एलिमेंट्स, मॉडुलस ऑपरेटर चेक्स इवन नंबर्स,
इफ रिमाइंडर इज 0 इवन काउंट इंक्रीजेस। अब उस प्रोग्राम से नेक्स्ट में देखें, एल्स में क्या चेक करेगा, अगर इवन नहीं होगा तो वो ज़ाहिर ऑड नंबर होगा, फिर ऑड में वो एक का इंक्रीमेंट ले आएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चेक करेगा कि इफ इज प्राइम, आपको पता है कि इज प्राइम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको इज प्राइम फंक्शन आपको रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू उस वक्त रिटर्न करेगा जब आपके पास नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। तो मैं यही तो चीज चेक कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या चेक कर रहा हूं, इफ इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, अगर मैंने इसके अगर नहीं लिखा, जिस फंक्शन लिखा हुआ इज प्राइम, यहां से या तो ट्रू लेके आएगा या फॉल्स लेके आएगा। जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन था, यूजर डिफाइंड फंक्शन था, वहां से ट्रू लेके आएगा या फॉल्स लेके आएगा। अगर ट्रू होगा तो प्राइम में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। और लूप, यहां पे लूप की बॉडी भी एंड हो जाती है, ठीक है। लूप की बॉडी यहां पे एंड हो जाती है। जब लूप एंड होगा फिर देखेगा कि इवन नंबर मेरे पास कितने हैं, ऑड नंबर मेरे पास कितने हैं, और प्राइम नंबर मेरे पास कितने हैं, वो सारे के सारे वो शो कर देगा। इफ नंबर इज नॉट इवन, ऑड काउंट इंक्रीजेस। अगर नंबर इवन होगा, इसमें देखिए अगर नंबर इवन नहीं होगा तो नंबर ऑड होगा, तो उसमें उसके काउंट में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मूव करता जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर चेक यूजिंग इज प्राइम। इफ प्राइम नंबर स्टोर्स टोटल प्राइम नंबर्स, फाइनल काउंट्स आर डिस्प्लेड यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। मैं आपको इसको प्रोग्राम को भी रन करके दिखाता हूं। हमें पता है कि प्रोग्राम किस रूल को फॉलो करता है, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है। ये मेरे पास इज प्राइम का फंक्शन लिखा हुआ है, वो चेक करेगा कि अगर नंबर प्राइम होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। याद रखिए प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो कि या तो वो आप 1 पे डिवाइड होती है या सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होती है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट दे रही मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, पहली वैल्यू गेट करेगा ना कि आपने नंबर कितने एंटर करने हैं, ठीक है। लूप लगाएगा, लिस्ट में नंबर ऐड करता जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर सबको मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे लूप लगाएगा, लूप लगा के हम हर नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है, अगर इवन है तो इवन में इंक्रीमेंट कर देगा, अगर वो ऑड है तो ऑड में इंक्रीमेंट कर देगा। और लाइन नंबर 20 में देखेगा कि अगर वो नंबर प्राइम है तो वो ट्रू ट्रू रिटर्न करके प्राइम में एक का इंक्रीमेंट कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से वो काउंट करता रहेगा कितने नंबर प्राइम थे, कितने नंबर इवन थे और कितने नंबर ऑड थे, ठीक है। तो मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूं। तो अभी हम देख लेते हैं, मैंने कहते हैं 7 नंबर एंटर करने, मैंने 7 नंबर एंटर करने, मैंने 4 एंटर किया, ये तो आपको पता है कि इवन नंबर है। अब मैं 11 एंटर करता हूँ, ये मेरे पास प्राइम नंबर है। फिर 19 नंबर मैं करता हूँ, ये भी मेरे पास प्राइम नंबर है। फिर 31 मैं करता हूँ, ठीक है। 41 करता हूँ, क्लियर, 1 2 3 4 5 हो गए। और इसके बाद 51 करता हूँ जो कि 3 पे डिवाइड हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है 51, ठीक है। इसके बाद मैं 59 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो वो काउंट करना शुरू कर दिया उसने। उसने कहा है कि देखें इवन नंबर इसमें एक ही था, कौन सा इवन नंबर था इसमें, 4 था इवन नंबर मिला। ऑड नंबर 6 थे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नंबर थे। प्राइम और प्राइम नंबर कितने थे, 5 प्राइम नंबर थे। ये देखिए एक प्राइम नंबर ये मिला, ये दूसरा प्राइम नंबर, ये तीसरा प्राइम नंबर, ये चौथा प्राइम नंबर और ये 5वां प्राइम नंबर, ठीक है। ये 5 प्राइम नंबर मिले। एग्जामिनर टिप इसमें क्या, मेंटेन करेक्ट इंडेंटेशन आपने लगानी है, ठीक है। यूज मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम लिखने हैं। प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नंबर होता है या तो वो अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। Clearly separate input processing and output. Show final count for even, odd and prime numbers. Question number 4, alternative part is write a Python program that input a list and find both the largest and second largest number without using built-in sorting function. आपने क्या करना है, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है और आपने कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना। जी हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट ली नम,
n इक्वल टू इंटीजर इनपुट हाउ मेनी नंबर्स, ये आपने नंबर एंटर कर लेने हैं। फिर आपने नंबर्स फॉर आई इन रेंज n, फिर आपने उतने नंबर्स को अपेंड कर लेना है, लिस्ट में लास्ट में ऐड कर लेना है। और बाय डिफॉल्ट आपने क्या कहना है कि आपने कहना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही हमारा लार्जेस्ट है, ठीक है, और सेकंड अभी तक हमें मिला नहीं, ठीक है। द लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग रिपीटेड यूजर इनपुट्स, हमने लूप के थ्रू यूजर से इनपुट लेंगे, और लार्जेस्ट इज इनिशियलाइज विद द फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट को हमने लार्जेस्ट इनिशियलाइज कर दिया, सेकंड को हमने नन कर दिया, shows that second largest value is not found yet. The program does not use sort or any built-in function. इसके बाद क्या करेगा, for x in nums, x में लूप लगाया और नंबर्स तक जो जितने भी उसमें एलिमेंट हो गए वहां तक लूप चलेगा और देखेगा if x greater than largest, अगर x की वैल्यू जो उसमें एलिमेंट पड़ा हुआ है वो ग्रेटर देन हुआ लार्जेस्ट से, तो क्या करो, जो लार्जेस्ट में पहले हमने नंबर स्टोर किया हुआ था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में स्टोर कर दो, और अब इस वाले नए वाले x को लार्जेस्ट में स्टोर कर दो, ठीक है। एल इफ x नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, अगर वो वाला एलिमेंट लार्जेस्ट नहीं होगा तो क्या देखेगा, इफ सेकंड इज नन, और सेकंड नंबर अभी तक कहां पे है, नन है, कोई मिला ही नहीं, और x ग्रेटर देन सेकंड, और x भी ग्रेटर देन सेकंड से हो चुका है, ठीक है। तो फिर क्या करो, सेकंड x में x की वैल्यू सेकंड को दे दो, क्लियर। इफ अ न्यू लार्जेस्ट वैल्यू appears, द ओल्ड लार्जेस्ट becomes सेकंड लार्जेस्ट। लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 10 तक ये हो रहा है कि कोई लार्जेस्ट नया, कोई लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है नया, तो वो नए वाले नंबर को लार्जेस्ट में एंटर कर दे और लार्जेस्ट में जो पहले वाली वैल्यू पड़ी हुई थी उसको सेकंड में डाल दे, ठीक है। और जो लाइन नंबर 11 से लेके 13 तक काम हो रहा है, इसमें चेक किया जा रहा है कि अगर सेकंड वाला लार्जेस्ट जो x है वो नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के इक्वल नहीं है, और आपने अभी तक सेकंड में कोई वैल्यू एंटर ही नहीं की, या फिर x ग्रेटर देन सेकंड हो चुका है, ठीक है, या फिर x ग्रेटर देन सेकंड हो चुका है, तो फिर सेकंड में कौन सा वैल्यू डाल दो, वो वाला x डाल दो। x not equal to largest, avoid treating duplicate largest values as second largest. If second is empty or smaller than x, it is updated. This method uses only comparison logic. Next क्या करना, हमने प्रिंट करेंगे largest equal to largest. If second is none, तो हम क्या करेंगे, print second largest does not exist, else second largest equal to second. इस तरीके से आपके पास लार्जेस्ट नंबर भी आ जाएगा और सेकंड लार्जेस्ट भी आ जाएगा। Final result is printed as two separate output. The program also handles the case when all values are equal. The solution is suitable because the question says without built-in sorting function. एग्जाम की टिप ये है कि do not use sort if the question says without built-in sorting. Question number 5. Correct the following Python code and explain any two errors. Marks equal to input, enter marks. If marks greater than equal to 50, print pass, else fail. सबसे पहले क्या करना है, इनपुट रिटर्न्स टेक्स्ट सो इट इज कन्वर्टेड यूजिंग इंटीजर। आपने क्या करना है, इंटीजर लगाना है लाइन नंबर 1 में, ठीक है। आपने लिखा इंट इनपुट एंटर मार्क्स, ठीक, तो ये गलती। सेकंड ये कि आपने कॉलन लगाना है, ये वाला कॉलन मिसिंग था और ये वाला इंटीजर मिसिंग था।
द प्रिंट स्टेटमेंट आर प्रॉपरली इंटेंड, और प्रिंट स्टेटमेंट को भी प्रॉपरली इंटेंड करना है. Else also require a colon. The corrected program print pass for marks 50 or above. If it prints fail for marks below 50. Python error commonly involve type conversions, colon, and indentation. Syntax error prevent the program from running until corrected. Examiner usually checks whether the corrected program runs without syntax error. Alternative question. Trace the output of the following Python code and explain the role of the conditional statement x equal to 0 for I in range. यहाँ पे लूप स्टार्ट होता है 1 से लेकर 6 तक मूव करेगा और चेक करेगा कि I 2 पे कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है. अगर 0 होगा तो क्या करे, x इक्वल टू एक्स प्लस आई करे, अदरवाइज x इक्वल टू एक्स माइनस 1 करे और फिर प्रिंट x करे. यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. फॉर i इन रेंज 1 से लेके 5 तक मूव करेगा और देखेगा कि i जो है वो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं. अगर होगा तो x में a का इंक्रीमेंट करेगा, जो कि x की वैल्यू 0 थी, इसमें क्या हो जाएगा प्लस i, यानी कि i की वैल्यू कर देगा. एल्स क्या करेगा, x इक्वल टू एक्स माइनस 1 और प्रिंट x करेगा. द लूप रन्स फ्रॉम फॉर वैल्यू 1 to 5 बिकॉज रेंज इज 1 to 6, स्टॉप बिफोर 6. The conditional statement checks whether I is even or odd. If I is even, I is added to x, otherwise x is decreased by 1. Initially x में क्या पड़ा हुआ 0, I equal to 1 is odd, so x equal to x minus 1, और x में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा. I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 is even, so x equal to x plus 2, जो कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. I की वैल्यू 3 के लिए ऑड है, तो x में क्या x -1 इक्वल टू 0. x में 1 पड़ा था, 1 -1 इक्वल टू 0. I इक्वल टू 4 इज इवन, सो x इक्वल टू x प्लस 4 इक्वल टू 4. I में 5 आ गया, इज ऑड, सो x इक्वल टू x -1 इक्वल टू 3. तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 3. फाइनल आउटपुट इज 3. Trace every loop value in order and clearly show the final value of the variable. Question number 6. A hospital is developing a patient record system. Recommended whether waterfall or agile model is more suitable. Justify with 4 reasons. आपने देखना है कि हॉस्पिटल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल बेटर रहेगा, वाटरफॉल और अजाइल. तो आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है विद 4 रीजन के साथ. Agile model is more suitable because hospital requirements may change after feedback from doctors and staff. इसमें कहा गया है कि अजाइल मॉडल ज्यादा सुइटेबल रहेगा. ठीक है, क्यों सुइटेबल रहेगा, इसकी रीजन उसने बता दिया. क्योंकि फीडबैक लेंगे और मे भी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए. Agile allows iterative development so the system can be improved step by step. क्योंकि अजाइल में क्या होता है, आइटरेटिव डेवलपमेंट होती है. पहले क्या किया जाता है, एक वर्जन रिलीज होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. ठीक है, तो जो ये वर्जन क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें चेंजिंग आती है, तो वो नई उस चेंजिंग और सॉफ्टवेयर उस चेंजिंग के मुताबिक सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं. यूजर फीडबैक्स कैन बी टेकन फ्रीक्वेंटली, इंप्रूविंग यूजिबिलिटी एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग. Important modules such as patient records, appointments, and reports can be developed in stages. However, strong documentation and security controls must be maintained because hospital data is confidential. Examiner tip इसमें ये है, start with a clear recommendation, then justify with 4 reasons. मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट्स बता दिए कि इस वजह से आप इसमें अजाइल मेथड को यूज करेंगे. Alternative question is,
Differentiate between waterfall and agile software development models using 5 points. आपने 5 पॉइंट्स के साथ इसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल में। अप्रोच के लिहाज से वाटरफॉल इज सीक्वेंशियल होती है, सीक्वेंस वाइज चलती है। अजाइल इज आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। अजाइल आइटरेटिव है और इंक्रीमेंटल होती है। इसमें वर्जन्स बनाए जाते हैं, पहले एक वर्जन रिलीज किया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से वाटरफॉल नीड मोस्टली फिक्स रिक्वायरमेंट्स। वाटरफॉल में फिक्स रिक्वायरमेंट्स होती है, जबकि अजाइल क्या होता है, एक्सेप्ट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंजिंग हो रही होती है, वहां पे अजाइल सुइटेबल होता है। टेस्टिंग वाटरफॉल टेस्टिंग इज मोस्टली आफ्टर डेवलपमेंट, जबकि वाटरफॉल में टेस्टिंग हमेशा डेवलपमेंट के बाद होती है। ठीक है, अजाइल टेस्टिंग इज कंटिन्यू, जबकि अजाइल में कंटिन्यूसली टेस्टिंग हो रही होती है। कस्टमर रोल में वाटरफॉल हैज लिमिटेड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। वाटरफॉल में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बस लिमिटेड होती है एट द बिगिनिंग। ठीक है, जबकि अजाइल में क्या होता है, अजाइल हैज फ्रीक्वेंट फीडबैक। अजाइल में तो फीडबैक लिया जाता है, उसके मुताबिक फिर सॉफ्टवेयर में चेंजेस अप्लाई की जाती है। सुइटेबल फॉर वाटरफॉल, सुइटेबल स्टेबल प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास स्टेबल प्रोजेक्ट्स हो तो फिर वाटरफॉल ठीक रहेगा। अगर स्टेबल नहीं होगा, चेंजिंग रिक्वायरमेंट का होगा, तो अजाइल मेथड ठीक रहेगा। एग्जामिनर टिप इसमें ये है, यूज 5 क्लियर कंपैरिजन पॉइंट्स। अप्रोच के लिहाज से, रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग, कस्टमर रोल और सुटेबिलिटी के लिहाज से आपने 5 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, a university wants to launch an online admission system. Explain how technical, economic, and operational feasibility will be checked. Technical feasibility check availability of server, database, internet security tools, and technical staff. ये इन चीजों की चेकिंग करने को हम कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वो कॉस्ट के लिहाज से होती है, कंपेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, और उनमें से क्या बेनिफिट होगा। Operational feasibility checks whether students, admission staff, and administrator can use this system. Risk areas such as data privacy, online payment, and system availability must be studied. Feasibility study helps the university avoid project failure, budget loss, and user rejection. Examiner tip, write 3 feasibility changes and explain each with case. इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 phases of SDLC and show how each phase reduces project failure. नंबर 1 इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या किया जाता है, डिफाइन स्कोप, कॉस्ट, शेड्यूल एंड रिस्क बिफोर स्टार्टिंग। स्टार्ट करने से पहले ये चीजें चेक की जाती है। उसका स्कोप क्या है, यानी कि क्या, किस एरिया को वो कवर अप करेगा और कवर करते वक्त क्या लिमिटेशन होगी, कॉस्ट क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा, एंड रिस्क बिफोर स्टार्टिंग। सेकंड पॉइंट इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या किया जाता है, कलेक्ट्स एंड वैलिडेट यूजर रिक्वायरमेंट्स। डिजाइन में प्रिपेयर डेटाबेस, इंटरफेस एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट्स डिजाइन इनटू वर्किंग कोड। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में डिटेक्ट्स डिफेक्ट्स, improves quality and keeps system useful after deployment. Examiner tip इसमें ये है, link every phase with reducing failure point of view से, कि आपने सॉफ्टवेयर को फेलियर होने से बचाना है। क्वेश्चन नंबर 8, compare black box testing and white box testing with respect to tester knowledge,
focus, technique, example, and limitation. Tester knowledge. Black box needs no code knowledge. White box needs internal code knowledge. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लैक बॉक्स क्या होती है और व्हाइट बॉक्स क्या होती है। आपको बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स नीड्स नो कोड नॉलेज, इसमें कोड का कोई चेकिंग नहीं होती, कोड का कोई नॉलेज होना लाजमी नहीं है ब्लैक बॉक्स में, लेकिन व्हाइट कोड में कोड का नॉलेज होना लाजमी है। फोकस। ब्लैक बॉक्स चेक्स इनपुट आउटपुट बिहेवियर। ब्लैक बॉक्स में किस चीज को चेक किया जाता है कि इसकी इनपुट क्या होगी और इसका आउटपुट क्या होना चाहिए और इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होनी चाहिए। व्हाइट बॉक्स लॉजिक। व्हाइट बॉक्स किस चीज पे फोकस करती है, लॉजिक, उसकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए। पैथ्स एंड कंडीशन ये सारी की सारी ठीक होनी चाहिए। टेक्निक। Black box uses requirement-based test cases. White box use code average path testing. Example: black box testing login with valid or invalid password. जैसे कि लॉगिन पेज को आप टेस्ट करते हैं कि यूजर का लॉगिन और पासवर्ड अगर करेक्ट होगा तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग ईमेल्स उसको शो करवा दी जाएगी। अगर उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग होगा तो उसको एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। व्हाइट बॉक्स में क्या होता है, व्हाइट बॉक्स चेक्स ईच ब्रांच ऑफ लॉगिन कोड। उसमें उसका कोड चेक किया जाता है कि इस कोड, अगर ये कोड ट्रू होगा तो इसके बाद कौन से लॉजिक की तरफ आपने कंट्रोल को भेजना है, कौन से पेज को ओपन करना है और उसका कोड क्या होगा। अगर आपने एरर शो करना है तो उसका कोड क्या होगा। फोकस ऑन कोड। Limitation point of view, black box may miss hidden code errors, white box may miss user requirements errors. ये लिमिटेशन होती है। ब्लैक बॉक्स में किस चीज की लिमिटेशन हो जाती है, हो सकता है कि कोड एरर्स उसमें हिडन हो क्योंकि वो कोड पे फोकस नहीं करती। जबकि व्हाइट बॉक्स में क्या किया जाता है, कुछ यूजर की रिक्वायरमेंट्स के एरर हो सकते हैं क्योंकि वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को ज्यादातर फोकस नहीं करती, वो जस्ट कोड पे फोकस कर रही है कि जो कोड लिखा हो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है या नहीं। Examiner tip is black box checks what system does. White box check how code executes. इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, why is prototyping important in software development? Explain low fidelity and high fidelity prototypes with examples. Prototype is an early model of the system used to understand and test ideas. It helps users give feedback before full development, reducing wrong requirements. Low fidelity prototype is simple, such as paper sketches or wireframes. High fidelity prototype is more realistic, clickable, and closer to the final system. Prototyping improves communication, usability, and requirement validation. Prototypes help developers detect design problems before full system implementation. जैसा कि कहा गया कि फुल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक डमी सॉफ्टवेयर उनको दिखाया जाता है कस्टमर को और उनसे उनका फीडबैक लिया जाता है। तो कस्टमर उसका फीडबैक देता है और वो बताता है कि मुझे इस तरह के कलर चाहिए, मुझे बटन यहाँ पे चाहिए, मुझे बटन का फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए, मुझे राइट पे चाहिए, लेफ्ट, ये बटन लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। जो भी उसने आंसर देने हो, फीडबैक देना हो तो वो उससे देख के बता सकता है, ताकि उससे उससे फायदा ये होता है कि जब प्रोग्रामर और डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करता है तो उसको ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ती, क्योंकि ये ना हो कि वो सिस्टम डेवलप कर ले और बाद में पता चले कि ये सारी की सारी चेंजेस करके दो, तो उस वक्त चेंजेस करना बहुत टफ हो जाता है। दिस इज सेशन 5, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, and topic will be encryption, cybersecurity, and malware. Question number 9. Compare symmetric and asymmetric encryption.
with respect to key type, speed, security, key distribution, and real-life use. Key type. Symmetric uses one shared secret key. Asymmetric uses public private keys. यानी एसिमेट्रिक में दो कीज होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट, जबकि सिमेट्रिक में एक ही शेड की होती है, सीक्रेट की। स्पीड। स्पीड के लिहाज से सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज फास्टर है फॉर लार्ज डेटा के लिए, जबकि एसिमेट्रिक इज स्लोअर ड्यू टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एसिमेट्रिक स्लोअर होती है, क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ह्यूज होती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। Security point of view, symmetric is safe if the key is secret. Asymmetric support authentication and secure exchange. Key distribution point of view, symmetric key sharing is difficult. A symmetric public key can be shared openly. Uses point of view, symmetric is used for file और डेटा एन्क्रिप्शन के लिए। Asymmetric is used in SSL. SSL होता है Secure Socket Layer. Signatures and Key Exchange. एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या लिखना है? मेन डिफरेंस बताना है, वन की वर्सेस पब्लिक और प्राइवेट की बात करनी है। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, firewall and encryption protect in online banking system. Two-factor authentication adds a second verification step, जैसा कि OTP for authenticator code और authenticator code। बाज़ औक़ात OTP होता है और बाज़ औक़ात आपके पास authenticator code भी होता है। It protects accounts even if the password is stolen. इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता भी चल जाता है तो वो ओपन नहीं कर सकता जब तक उसके पास OTP या ऑथेंटिकेशन मैसेज नहीं होगा। Firewall filters network traffic and blocks unauthorized access. Encryption converts banking data into unreadable form during storage or transmission. जब स्टोरेज होती है या ट्रांसमिशन होती है तो वो उसके डेटे को चेंज कर देता है। Together they improve confidentiality, integrity and security of online banking. Examiner tips use the security keyword like two-factor authentication, firewall and encryption. Question number 10. A company network is attached by ransomware. Explain how ransomware works and write 4 preventive measures. Ransomware is malware that encrypts or log files and demands payment for access. वो क्या कर लेता है? वो इनको लॉक कर लेता है और मांगने पे वो क्या करता है? वो पेमेंट की डिमांड करता है। It may enter through phishing email, malicious links, infected attachments, or unsafe downloading. Prevent it by keeping regular backup in a safe location. आपको कैसे प्रिवेंशन इसकी करनी होगी? आपको चाहिए कि वो रेगुलर बैकअप ले और उसको एक सेफ लोकेशन पे स्टोर कर दे। Use update antivirus, firewalls, and security patches. Train users not to open suspicious links and use access control to limit damage. Example, ransomware may encrypt office files and demands payments in cryptocurrency. Alternative part is
A computer system is infected by multiple cyber threats. Compare phishing, spyware, worms, virus, and ransomware with respect to behavior, spread, and damage caused. Phishing, fake email messages to steal credentials, causes identity theft and account misuse. Spyware secretly monitor user activity, steal password and personal data. Worm, self-replicating malware spread automatically through networks. Virus attaches to files, programs, damages files when the infected program runs. Ransomware logs or encrypt data, demands payment and may cause data loss. Examiner tip is compare using behavior, spread and damage point of view. This is session number 6 and it will cover question number 11 to question number 12 related to networks. Question number 11. Compare star, bus and mesh topologies with respect to design, cost, scalability, reliability and fault tolerance point of view. Design, star uses a central hub, bus uses one backbone cable, while mesh uses many direct links. ये डिजाइन के वाले से उसने बात कर दी. अब बात करते हैं हम कॉस्ट के वाले से. Bus is lowest cost, star is moderate, and mesh is highest cost. Scalability के point of view से star is easy to expand, bus is limited, and mesh is difficult to expand because of expensive. Reliability point of view, star is reliable for single cable faults, bus fails if backbone fails, mesh is very reliable. Fault tolerance point of view, mesh is excellent, star is good, and bus is weak. Examiner point of view, mesh is best for reliability, bus is cheapest, star is practical. Alternative question is, a university network frequently fails due to high traffic and cable faults. Suggest the most suitable topology and justify your answer with respect to reliability, scalability, and fault tolerance point of view. Star topology using switches is the most suitable practical choice for a university network. It improves reliability because failure of one cable affects only one computer. It supports scalability. New labs or devices can be added through switches. It offers better fault isolation because faulty cable device can be identified easily. For very critical backbone links, partial mesh can be used with the star to improve fault tolerance. Examiner tip is give one clear topology and justify using the words in the question. Question number 12. Explain scalability and reliability in computer networks. Why are both important in modern communication systems? Give suitable examples. Scalability refers to the ability of a network to handle increasing number of users or devices efficiently.
A scalable network can be expanded without major performance loss. Example, adding more computers in a school network without changing the whole system. Reliability means the network performs consistently without failure. Reliable networks ensure stable communication and minimum downtime. Example, banking networks that remains operational 24/7. Both scalability and reliability are essential for modern communication systems. Question number 12, alternative part is explain any four requirement gathering techniques used in software development lifecycle. Number one is first requirement gathering technique is interviews, direct discussion with user and stakeholders to collect requirements. क्योंकि आपने requirements collect करनी है तो आप direct उस person का interview conduct करेंगे. Second, questionnaires or surveys used to gather information from a large number of users quickly. Observation, analyst observe user while performing actual task. Observation में क्या करेगा यूजर उसको देखेगा कि एक्चुअली यानी कि एनालिस्ट देखेगा कि यूजर एक्चुअली काम कैसे कर रहा है. Document analysis, existing reports and documents are studied to understand the current system. These techniques help developers understand user needs accurately. Proper requirements gathering improves software quality and reduce development errors. This is session 7 and it will cover question number 13 to question number 14 about data sciences, data science methods and visualization. Question number 13. Discuss the concept of experimental design in data science. How does it help differentiate between correlation and causation? Experimental design is a planned method for collecting data to test a hypothesis fairly. It identifies independent variable, dependent variable, control group, treatment group, and measurement criteria. It reduces bias by controlling outside factors and using fair comparison between groups. Correlation means two variables move together, but it does not prove one cause the other. Causation means a change in one variable directly produces a change in another variable. Controlled experiments help prove causation because only the tested factor is changed while other factors are kept constant. Therefore, experimental design gives stronger evidence than simple observation. Examiner tip is use hypothesis, variable, control group, correlation, and causation. Question number 13, alternative question is compare parameter and statistics. Explain population, sample, reliability, and validity with examples. A population is the complete group under study, for example, all students in a college. A sample is a smaller selected group from the population. A parameter describes the population. A statistics describes the sample. Reliability means results are consistent if repeated. Validity means the method measures what it is supposed to be measured.
Examiner tip is parameters equal to population, statistics means sample. Question number 14. What are data collection methods? Compare interviews and survey with respect to strength, weakness, reliability, and validity. Data collection methods are techniques used to gather facts for analysis. Examples include interviews, surveys, observation, and experiments. Interview strength gives detailed answers and allow follow-up questions. Interview weakness means it is time consuming and may be affected by interview bias. Survey strength means collect answers from many people quickly and cheaply using the same questions. Survey weakness means answers may be short, misunderstood, or not fully honest. Reliability means reliability improves when the same clear questions are asked consistently. Validity improves when the method measures the actual research aim. Suitable sample size and unbiased questions improve both reliability and validity. Examiner tip is for full marks, compare using strength, weakness, reliability, and validity. Alternate question is explain how data visualization helps in interpreting large data sets. Give example of bar chart, line graph, histogram, and pie chart. Data visualization converts large data into graphs for easier understanding. आपको पता है कि डेटा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्राफ और चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेटा के ट्रेंड का. A bar chart compares categories such as marks of subject. बार चार्ट में इस तरह का डेटा सेट किया जाता है, शो किया जा सकता है जैसा कि मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट. लाइन ग्राफ में किस तरह का डेटा शो करते हैं? A line graph shows trend over time such as monthly sales. With the respect to the time, वो लाइन ग्राफ हम शो करते हैं. Histogram. A histogram shows frequency distribution of continuous data. A pie chart shows part of a whole such as percentage share. Examiner tip is mention chart name plus correct use. This is session 8, question number 15 to question number 16. And इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे मशीन लर्निंग, AI impacts and cloud computing. Question number 15. Explain supervised, unsupervised, and reinforcement learning with one real-life example of each. Supervised learning uses labeled data, example email, spam classification. Unsupervised learning means finds patterns in unlabeled data, example customer grouping. Reinforcement learning learns by interacting with the environment using rewards and penalties. Example of reinforcement learning, game playing, AI or robot navigation. The main difference is the type of feedback. Labels, no labels or reward. Examiner tip, give one example for each type. Alternative question है इसका. Evaluate the positive and negative impact of AI system on education, employment, privacy, and human decision making with examples. Education
AI supports personalized learning and quick feedback. Negative side, overuse may reduce independent thinking and writing skills. Employment, AI creates new jobs in data, robotics, and automation. Negative side, it may replace repetitive jobs such as routine data entry. Privacy, AI can analyze useful data, but misuse of personal data creates privacy risks. Decision making, AI improves speed and accuracy, but biased data can produce unfair decisions. Examples, AI tutors help students, while automated hiring system may reject candidates unfairly if trained on biased data. Overall, AI is beneficial when used with ethics, human supervision, and data protection. Examiner tip is evaluation answers must include both positive and negative impacts plus a conclusion. Question number 16. Compare SAS, PAS, and ICE with respect to user control, responsibility, scalability, and real-life applications. SaaS, ready-to-use software, user has least control, for example, Gmail or Google Docs. PaaS, platform for developers, use control applications, for example, Google App Engine. IaaS, virtual machines, storage network, user has more control, for example, AWS EC2. All cloud models support scalability, but responsibility increases from SaaS to IaaS. SaaS is the easiest for users. IaaS gives the highest technical control. Examiner tip, remember control increases SaaS less than PaaS and less than IaaS. IaaS. Question number 16, alternative part is why is cloud computing suitable for scalable applications? Explain horizontal scalability, reliability, cost, and accessibility. Cloud allows resources to be increased or decreased according to demand. Horizontal scalability means adding more servers to share workload. Cloud improves reliability using backup, replication, and multiple data centers. It reduces cost because organizations pay for required resources instead of buying all hardware. Cloud improves accessibility because users can access services through the internet. Examiner tip is horizontal scalability equal to adding more machines. In session 9, we will cover question number 17 to 18 and topics will be blockchain, IoT and connectivity. Question number 17. What is blockchain technology? Explain decentralization, transparency, immutability, and consensus with examples. Blockchain is a distributed digital ledger that stores transactions in linked blocks using cryptographic protection. Decentralization, copies of data are shared across many nodes instead of one central authority. Example, a cryptocurrency network is maintained by
many computers instead of one bank server. Transparency means authorized participants can view transactions, transaction history, improving trust and accountability. Immutability means once data is added and verified, it is very difficult to change because blocks are linked. Consensus network nodes agree which transactions are valid, for example, proof of work, proof of stake, or voting. Example uses include cryptocurrency, supply chain tracking, digital certificate, and secure records. These features make blockchain useful where trust, security, and audit trails are important. Examinative is define blockchain first, then explain all four keywords with example. Alternative question is what is permissioned blockchain network? Compare it with a public blockchain using 5 points. Permission blockchains allows only approved users to join and validate transactions. Public blockchain is open to anyone while permission blockchain restricts access. Permission networks are faster because validators are known and limited. They provide better privacy for business or government use. Public blockchain is more decentralized. Permissioned blockchain gives more control. Examiner tip is compare using access, validation, speed, privacy, and control. Question number 18. Explain Internet of Things IoT. Describe any four applications of IoT in smart homes, healthcare, agriculture, and transport. IoT connects physical devices to the Internet so they can collect and exchange data. Smart homes use IoT for lights, cameras, locks, and thermostats. Healthcare uses IoT for patient monitoring and wearable health devices. Agriculture uses IoT for soil moisture, irrigation, and crop monitoring. Transport uses IoT for GPS tracking, traffic monitoring, and smart vehicles. IoT devices usually use sensors to collect real-time data from the environments. Examiner tip is write definitions plus four applications. Alternative question is discuss the environmental and cultural impact of increased connectivity on society with example. Connectivity supports online learning, remote work, and global communication. Connectivity supports online learning, remote work, and global communication. Environmental benefit, less travel can reduce fuel and use and pollution. Environmental risk, more devices create e-waste and energy consumption. Cultural benefit, people can share language, traditions, and knowledge globally. Cultural risk, local culture may weaken due to excessive foreign media influences. Examiner tip, discuss both positive and negative impacts. In session 10, we will cover question number 19 to 20 and it consists of the topics algorithm, flowchart and digital entrepreneurship. Question number 19. Write an algorithm and draw a flowchart to find the largest number among three numbers. ये largest of three numbers का फ्लो
एल्गोरिदम है। इसके बाद मैं फ्लो चार्ट भी दिखाता हूं आपको। आपने स्टार्ट किया रीड ए कॉमा बी कॉमा सी इफ ए ग्रेटर देन बी, तो फिर इसकी ब्रांच में यस वाली ब्रांच में जाएगा, चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ये नंबर 3 पे स्टेप पे अगर नो आता है तो क्वेश्चन नंबर ये लाइन नंबर 5 पे जाएगा, नो ब्रांच पे जाएगा और वहां पे चेक करेगा इफ बी ग्रेटर देन सी। तो इसके बाद फिर सेट मैक्स इन ईच लीफ की तरफ मूव करेगा, डिस्प्ले मैक्स और स्टॉप करेगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद इनपुट ली, 3 वेरिएबल्स लिए, 3 इनपुट्स की ए बी सी में और चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है। तो आपको पता है यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यस के केस में वो इधर जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, और ए ग्रेटर देन बी के केस में, नो के केस में वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, जो कि वहां पे फिर चेक करेगा बी ग्रेटर देन सी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या करेगा, मैक्स इक्वल टू बी, यानी कि बी की वैल्यू मैक्स के पास हो जाएगी, एल्स अदरवाइज सी की वैल्यू मैक्स के पास चले जाएगी। और अगर मैं दूसरी ब्रांच की तरफ देखता हूं, यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी को चेक किया जा रहा है। अगर ए ग्रेटर देन सी हुआ, यस हुआ, तो फिर ए की वैल्यू मैक्सिमम के पास चले जाएगी, अदरवाइज सी की वैल्यू मैक्सिमम के पास चले जाएगी। मैक्स कहीं से भी वैल्यू लेगा, वो लास्ट में जाके इधर डिस्प्ले करेगा मैक्स और इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 का अल्टरनेट है, राइट इन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, आपने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आपने क्या करना होता है कि जो नंबर देंगे वो नंबर से लेसर जितने भी नंबर होंगे सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता है, उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट किया, रीड एन किया, फैक्ट इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, इफ आई लेस देन इक्वल टू एन, तो देन क्या करें, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई करता रहे और आई में का इंक्रीमेंट करता रहे, और ये लूप यहां से वापस जाएगा कंडीशन की तरफ, जो कि स्टेप नंबर 4 पे है, डिस्प्ले फैक्ट करेगा और स्टॉप करेगा। ये हमने इसका फैक्टोरियल फ्लो चार्ट लिखा हुआ, स्टार्ट करेगा, नंबर एन लेगा, यूजर से रीड एन करेगा, प्रोसेस करेगा, जिसमें फैक्टोरियल की वैल्यू 1 सेट करेगा और आई की वैल्यू भी 1 सेट करेगा। इसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, अगर होगी तो क्या करेगा, फैक्टोरियल में फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई करता जाएगा। ठीक है, और आई में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा ताकि लूप की कंडीशन को मीट कर सके, और इसके बाद वो मूव करता रहेगा आई लेस देन मीन कंडीशन के दरमियान, फिर प्रोसेस करेगा, फैक्टोरियल को अपडेट करेगा और आई की वैल्यू अपडेट करेगा, और ये करता रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है। अगर आई की वैल्यू एन से ग्रेटर हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, फैक्टोरियल को डिस्प्ले करेगा और इसके बाद इसको स्टॉप कर देगा। Question number 20. Explain reliable information source. Discuss any 4 categories of information sources and how to judge their credibility. Reliable information sources provide accurate, verified, relevant, and trustworthy information. Academic sources like books, journals, and research papers useful because they are reviewed and referenced. Official sources, government, institutional, and organizational websites useful for rules, reports, and statistics. News media sources useful for current events but must be checked for author, date, evidence, and bias. Expert digital sources, expert blogs, databases, and educational websites can be useful if properly referenced. Check author's expertise. Is the writer qualified in the subject? Check publication date. Is the information current and updated? Check evidence references. Objectivity, are facts spotted and free from strong bias. A source is more credible when it is accurate, current, referenced, and written by an expert. Examiner tip is write 4 categories and at least 4 credibility criteria. Alternative question is, explain digital entrepreneurship. How can prototype
testing, customer feedback, digital marketing, and e-commerce help a startup. Digital entrepreneurship means starting and running a business using digital technologies. Prototype testing helps check whether the idea works before full investment. Customer feedback improves the product according to real user needs. Digital marketing promotes the startup through social media, search engines, and online ads. E-commerce allow online selling, payment, order tracking, and wider market reach. These technologies help startup grow faster and reach global customers. Examiner tip is link each them with startup process.